हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग एनसीईआरटी बात कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्लास 12वीं की कक्षा 12वीं की पुस्तक पर बात किया जा रहा है, जिसमें भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाग 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं और यह अध्याय जो है भाग 2 का आखिरी अध्याय होगा। इसके बाद हम लोग भाग 3 में पहुँच जाएंगे, यानी कि आधुनिक काल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी को हम लोग एक डेवलपमेंट यानी कि एक विकास के रूप में देखा जा रहा है और प्राचीन पाषाण काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक हमने हर एक घटना को क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बताया है, जिसमें राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, समाज का निर्माण कैसे हुआ, समाज का विकास किस प्रकार से हुआ, जातियाँ कैसे बनी, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया है। धार्मिक विकास किस प्रकार से हुए, वो सारी बातें भी हम लोग देखे और रचनाकारों ने किस प्रकार से रचनाएं की हैं, शासक वर्गों ने किस प्रकार से शासन किया है, उन सारी बातों को हम लोगों ने देखा है। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास भाग 2 के शासक और इतिवृत्त। ठीक है, तो इतिवृत्त क्या होता है, यानी कि इतिवृत्त का अर्थ यहाँ पर आप लोग देखिए कि रचनाओं से लिया गया है, इतिहास से लिया गया है। उस काल के इतिहास को हम लोग इतिवृत्त या इतिहास बोला जाता है। उस काल में कितनी रचनाएं की गई, उस काल के बारे में कितने लेखा जोखा मिल रहे हैं, किस प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, उसको हम लोग इतिवृत्त में लेकर आते हैं। और हम लोग मुग़ल दरबार के बारे में बात किया जाएगा, लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी की। ठीक है, तो हम लोग 17वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 1600 ईस्वी की बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि ईसा पूर्व के जो जहाँ से इतिहास प्रारंभ होता है, पाषाण काल से लेकर हम लोग अभी मध्यकालीन भारत तक बहुत सारी बातें किया गया है। समाज के बारे में, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में भी बात किया है। और हमने इन सारी घटनाओं में एक चीज़ पर नोटिस किया, एक चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि अर्थव्यवस्था जो है वो समाज में विभाजन का कारण बनती है। और अर्थव्यवस्था के द्वारा ही देखेंगे कि समाज का स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि समाज का स्तरीकरण हुआ था। ठीक है, तो इन सारी घटनाओं पर हम लोगों ने बहुत विधिवत तरीके से बात किया गया है और वहाँ पर मुग़ल काल के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत सारी बातें किया गया है। वहाँ पर भक्ति आंदोलन के बारे में बात किया गया है। तो आज हम लोगों का यह पहला लेक्चर होगा भारतीय इतिहास भाग 2 के शासक और इतिवृत्त पर, यानी कि मुग़ल दरबार में के बारे में क्या क्या जानकारियाँ हम लोगों को मिलती हैं, किसके द्वारा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, वो सारी बातें आज हम लोग बात करेंगे। और यह यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन को लेकर चला जाएगा कि परिचय एक बार ले लिया जाएगा और फिर कल से यानी कि अगले लेक्चर से हम लोग उसके बारे में विधिवत तरीके से बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आज हम लोग देखेंगे, हम लोग देखा जाएगा। और शासक और मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य किस प्रकार से था, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर से बात किया जाएगा। और इस पुस्तक को आप लोग हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि इस पुस्तक हम लोग अध्ययन करें। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 के बारे में बात किया जा रहा है और यह कक्षा 12 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है और यह इस पुस्तक का आखिरी अध्याय हम लोगों का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से शासक और इतिवृत्त के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और वहाँ पर मुग़ल काल में कौन कौन सी रचनाएं हुई हैं, उन रचनाओं में क्या किया गया है। और फिर उसके बाद जो अकबर के काल में आईने अकबरी लिखा गया था, अकबरनामा का जो तृतीय खंड है आईने अकबरी, जिसको अबुल फजल ने लिखा है, उसके बारे में हम लोग एकदम विस्तृत और विधिवत तरीके से जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि इतिवृत्त का जो अध्याय है, इतिवृत्त किसे कहा जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें इतिहास के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से मुग़ल साम्राज्य और किस प्रकार से वहाँ पर रचनाएं हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा गया है कि मुग़ल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखिए कि जब इस्लाम का धर्म भारत में आया, ठीक है, तो इस्लाम के बारे में तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया गया है। और इस्लाम का धर्म जब भारत में आया तो वहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से समाज की संरचना है और वहाँ पर किस प्रकार के लोग रह रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा और समाज में किस प्रकार से वहाँ पर विभाजन हुआ था, समाज का जो इकोनॉमिक फैक्टर है, किस प्रकार से राजनीति है, प्रशासन है, वो मध्यकालीन भारत में हम लोगों ने बात किया है। और मध्यकालीन शासकों ने वहाँ पर जो सूफी संत हुए, जो भक्ति आंदोलन का सूफी आंदोलन हुआ, उनको उन लोगों ने समाहित करने का प्रयास किया और उनके जरिए समाज में स्थापित होने का भी प्रयास किया गया था।
ठीक है। और उसी साम्राज्य को लेकर आप देखेंगे कि भारत में बाबर का आक्रमण होता है 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो बाबर का जब भारत में आया तो वहाँ पर किसका शासन था? इब्राहिम लोदी का। तो 1526 ईस्वी में जब मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई, ठीक है, तो वहाँ से आप देखेंगे कि मुगल का जो इतिहास है भारत में वो किस प्रकार से है और वहाँ पर किस प्रकार से शासन किया गया है। तो बाबर तो मान लीजिए कि 4-5 साल में निपट गया, मान लीजिए कि उसकी मृत्यु हो गई 1530 उसके लगभग में मृत्यु हो जाती है। बाबर के बाद बैठेगा हुमायूं। हुमायूं का जो जीवन काल है आप देखिए कि वो बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण है। और हुमायूं जब बैठता है फिर शेर शाह सूरी का आक्रमण हो जाता है, वहाँ पर हुमायूं आ जाता है और कुछ समय के लिए 20 से 25 साल यानी कि 20-30 साल के लिए वहाँ पर आप देखिए कि सूर वंश का वहाँ पर स्थापना हो जाता है, जो अफ़गान वंश के शासक थे। ठीक है, अफ़गान देश के शासक थे। तो वहाँ पर जो सूर वंश है, शेर शाह सूरी उसका संस्थापक था। उसने बहुत ही ज़्यादा काम किए थे। जो जीटी रोड बोला जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, उसकी स्थापना भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए फिर शेर शाह सूर वंश का स्थापना होता है और फिर 1555-56 में फिर हुमायूं आता है और वहाँ पर हुमायूं 1-2 साल तक शासन करता है। फिर वहाँ पर पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि हुमायूं का जीवन लड़खड़ाता हुआ रहा और पूरे इतिहास में अगर किसी का जीवन सबसे संघर्ष है और भारतीय इतिहास के बारे में अगर हम बात करें, चाहे प्राचीन बात करिए चाहे मध्यकालीन बात करिए, आधुनिक काल में तो मान लीजिए कि अंग्रेज़ों ने आया तो वहाँ पर शासक वर्ग खत्म हो गए, लेकिन राजा रजवाड़े थे तो उनको उनको हम लोग बाद में देखेंगे, आधुनिक काल में देखा जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे संघर्षपूर्ण जीवन है पूरे इतिहास में, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हुमायूं का जीवन आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण हुमायूं का जीवन देखने को मिलता है। ठीक है, और हुमायूं ने किस प्रकार से लड़खड़ाते हुए वहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया और वहाँ पर अकबर ने जब हुमायूं के बाद अकबर बैठता है तो वहाँ पर अकबर के शासनकाल में देखिए कि अकबर को प्रारंभिक शासन में किस प्रकार के परेशानियाँ आई, कठिनाइयाँ आई हैं और उसका सामना उसने किस प्रकार से किया। और यहाँ पर षड्यंत्र जो हो रहा है, षड्यंत्र जो हो रहे हैं वो तो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, आक्रमण भी प्राचीन काल से हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसके बारे में जानकारियाँ जो मिलती हैं वो किस प्रकार से हम लोगों को मिलती हैं। ठीक है, तो मुग़ल दरबार के जो शासक वर्ग हुए, मुग़लों के जो शासन हुए और जो शासक वर्ग हैं, जो राजा वर्ग हैं, तो अकबर तक तो वहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से मुग़ल लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। वहाँ पर किस प्रकार से मुग़ल वंश का जो साम्राज्य है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो समाज है, वहाँ पर जो शासक वर्ग है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर मेल नहीं खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस्लाम जब भारत में आया तो वहाँ पर जो जनसंख्या थी भारतीयों की वो हिंदू के कैटेगरी में थी, ब्राह्मणों के कैटेगरी में थी। और वहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया था, स्तरीकरण किया गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, वो सारे लोग देखने को मिलते थे। और जहाँ पर यहाँ पर इस्लाम का शासन आता है वहाँ पर वो सारी चीज़ें धीरे धीरे पतन के कगार पर चली गईं, क्योंकि समाज में वो सारे लोग भी कार्य कर रहे थे। एक ही कार्य जो है बहुत सारे लोग कर रहे थे, जैसे किसान वर्ग है, ठीक है, खेती है, वहाँ पर जो उद्योग धंधों का निर्माण किया जा रहा है उसमें जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सभी वर्गों से आ रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाज का जो इकोनॉमी है, ठीक है, जो समाज का अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं समाज में विभाजन का कारण बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में हम लोगों ने एकदम विधिवत तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात किया गया है, तो आप लोग उसको देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में, इस वाले जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें सिर्फ हम लोगों को ये जानकारियाँ मिल रही हैं कि मुग़ल दरबार के जो शासक वर्ग थे उन लोगों ने अपने ज़रिए जो इतिहासकारों का दिखाया गया है, इतिहासकारों की नियुक्ति की गई, वहाँ पर जो लेखन शैली चल रही थी वो किस प्रकार से थी। तो मुग़ल दरबार के बारे में हम लोगों को किस किस चीज़ों से वहाँ पर जानकारियाँ मिलती है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि अकबर के शासन काल से ही, अकबर के शासन के अंतिम काल और जहांगीर के प्रारंभिक काल से ही भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि 1498 ईस्वी में ही भारत की खोज, जैसे कि भारत की खोज किया गया ऐसा माना जाता है, लेकिन भारत तो पहले से ही अवस्थित है। ठीक है, तो ऐसा अंग्रेज़ों के द्वारा भारत नया था, किसके लिए? अंग्रेज़ों के लिए नया था, लेकिन भारत पहले से अवस्थित है। तो यहाँ पर आप लोग उस तरह से मत देखिए कि भारत की खोज की गई थी। ठीक है, भारत तो पहले से है।
तो 1498 में ही वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल से आया था भारत में, और उनके लिए यहाँ पर नई चीज़ देखने को मिला था। तो 1498 में इब्राहिम लोदी का शासन था, लोदी वंश का शासन था। तो वहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि 15वीं शताब्दी में ही भारत में यूरोपियों का आगमन हो चुका था। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल से आप देखेंगे, अकबर के उत्तरार्ध में, अकबर के अंतिम शासनकाल में, यानी कि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में वहाँ पर अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ भारत में आए तो उन लोगों को किस प्रकार से वहाँ पर जानकारियाँ, उन लोगों ने किस प्रकार से भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया और किस प्रकार से वहाँ पर जो शासक वर्ग है उसके बारे में जानकारियाँ देने का प्रयत्न किया है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं और उनके बारे में हम लोग आगे चलकर बात करेंगे। और एकदम विधिवत तरीके से हर एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा। हम लोगों ने लेखकों के पुस्तकों के बारे में इसके पहले अध्याय में ही फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता, और फिर उसके बाद एक और थे इब्न बतूता का है, और एक शासक, एक यात्रियों के बारे में हम लोगों ने और बात किया था। 3 यात्रियों के बारे में बात किया था, फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और एक और उनका नाम याद नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर गया। तो यहाँ पर हम लोग बहुत काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देखने को मिलेंगी कि थोड़ा भटकाव आ जाएगा। तो वो उन सारी चीज़ों का लोग पहले के लेक्चर को देखिए और फिर उसके बाद वहाँ पर एकदम कनेक्ट करते रहिए, बाकी चीज़ें हम आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पर शुरू से ही हम लोग यात्रियों के बारे में, यात्रा वृत्तांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। और वहाँ पर देखिए किस प्रकार से उन लोगों ने भारत के बारे में यात्रा वृत्तांत दिए हैं, और वहाँ पर किस प्रकार से समाज का विवरण दिया गया है, किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का विवरण दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले के लेक्चरों में बात किया गया है। और यहाँ पर जो है मुग़ल वंश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उन सारी बातों को लिखा गया है कि शासकों के द्वारा जो इतिहास लेखन की परंपरा बनाई गई, और लोगों ने अपने शासन के जो विवरण दिए गए हैं उनके विवरण के लिए नियुक्तियाँ किया गया था, और नियुक्तियाँ किस प्रकार से किया गया है कि कौन लिख रहा है और किसके बारे में लिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी शासक अपने शासन के बारे में वहाँ पर किसी को नियुक्त कर रहा है लिखने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जो लिखेगा उस शासक के बारे में अच्छा ही लिखेगा, बुरा नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, समस्याएं जो है कि इतिहास लेखन में देखने को मिलती हैं कि जो शासक, जो रचनाकार हैं, अपनी रचना को अगर किसी शासक को समर्पित कर रहे हैं तो उसके बारे में बुराइयां बहुत ही नाम मात्र की देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हर एक शासक में नेगेटिव और पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य जो है देखने को मिलते हैं, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मकता देखने को मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे उनकी जो राजाओं की नीतियाँ हैं उनसे कोई असंतुष्ट हो रहा था, कोई वहाँ पर अच्छा लग रहा था। तो जो चीज़, ये तो आप ह्यूमन फैक्ट बात किया जाता है ना कि मानव नेचर जो है, मानव की जो भावनाएं हैं, मानव के जो क्रियाकलाप हैं, वो क्या है जो मानव को वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाएगा, जिस नीतियों से मानव को लाभ होगा वहाँ पर वह नीतियाँ क्या है उसके लिए बहुत ही अच्छी होंगी। तो ये तो मान लीजिए कि ह्यूमन नेचर की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि जो नीतियाँ लागू की जाएंगी वो कुछ लोगों को फ़ायदा तो पहुँचाएंगी, लेकिन वहाँ पर उन नीतियों से कुछ लोगों को हानि भी होगी। ठीक है, तो वो ये आपका देखेंगे कि ये हर एक समय काल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर वर्तमान समय में भी आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर भारत सरकार अगर टैक्स लगा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर जो टैक्स लगा रही है, कर का निरूपण किया जा रहा है, जीएसटी लगाया गया है, तो अब भारत सरकार को तो फ़ायदा तो हो रहा है। ठीक है, तो भारत सरकार को फ़ायदा तो होगा, लेकिन वहाँ पर किसी को तो नुकसान हो रहा है। जो टैक्स भरेगा वो तो उसको तो नुकसान ही होगा। इसीलिए तो भारत में काला धन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ के देखिए कि कोई भी नीति है, कोई भी कानून है, नियम कानून है, लॉ है, तो किसी न किसी को हानि पहुंचाएगी। और जब हानि पहुंचाएगी तो वो क्या होगा, उससे असंतुष्ट होगा। तो जब असंतुष्ट होगा तो वहाँ पर विद्रोह देखने को मिलेंगे, विरोध करने के बातें हो जाएंगी। तो वही चीज़ जो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर कोई रचनाकार है अपनी रचना को किसी शासक को समर्पित कर रहा है तो वहाँ पर वो उस शासक के बारे में सिर्फ अच्छा ही लिखेगा, ज़्यादातर अच्छी बातें ही लिखी जाएंगी, और वहाँ पर उसके नकारात्मक पहलू को बहुत ही कम दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर वो सारी समस्याएं देखने को मिली थी। और वहाँ पर कौन एकदम निष्पक्ष होकर लिख सकता था, तो जो
यहाँ पर इतिहासकारों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निष्पक्ष होकर कोई बात कह सके। तो इसीलिए हम लोगों इतिहासकारों ने क्या किया, जो आधुनिक युग के इतिहासकार हैं उन लोगों ने सबकी रचनाओं को पढ़ा, उसमें से निष्कर्ष निकाला, अच्छी बुरी चीज़ों को निकाला, फिर उसके बाद अपना इतिहास लेखन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर इतिहास लेखन के बारे में बात किया जा रहा है, मुगल दरबार के इतिहास के बारे में बात किया जा रहा है। इतिवृत्त यानी कि वहाँ पर किस प्रकार से इतिहास दिया गया और किस प्रकार से इतिहास लिखा गया, उसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। अंग्रेज़ों ने मुग़लों के बारे में क्या कहा, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से लेखन पद्धति, लेखन शैली को अपनाया था मुग़लों के विरुद्ध, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़िए, यही सारी बातें जो हैं इसमें बात की गई हैं, और कल से हम लोग मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, और एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हर एक चीज़ का नॉलेज आप लोगों को बेसिक से देगी, ठीक है। और एनसीईआरटी अगर आप लोग समझ जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर जो लेखन शैली है, लिखने की प्रक्रिया है जिसमें लिखने के लिए दी जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, ये है कि एनसीईआरटी में फैक्ट जो है नाम मात्र के मिलते हैं, स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो फैक्ट जो हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और फैक्ट के लिए किताबें जो हैं आप लोगों को अलग से बहुत सारी मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें जो किसी भी शासक के बारे में पार्टिकुलर जो है विशेष तौर से नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एक ही अध्याय में बहुत सारे शासक जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, उनके कार्य जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बनाया गया, उनके द्वारा जो कार्य भारतीय समाज में किए गए, जो स्थापना किया गया, स्थापत्य की चीज़ें जो हैं, वहाँ पर रचनाकारों की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। और मुग़ल काल में और दिल्ली सल्तनत में बहुत ही ज़्यादा फैक्ट है, और वहाँ पर देखिए कि बहुत ज़्यादा विभागों की स्थापना किया गया था, और बहुत ज़्यादा स्थापत्य की बातें की जाती हैं मध्यकालीन भारत में। तो उनके बारे में यहाँ पर बहुत ही जानकारियाँ जो हैं कम मिलती है, लेकिन समाज के बारे में, शासक वर्ग के बारे में, समाज में क्या हो रहे थे, जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर बहुत ही विधिवत तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग इसको, इस पैराग्राफ का हम लोग पढ़िएगा। तो यहीं पर आप देखिए कि इसके बारे में हम लोग कल से बात किया जाएगा, अच्छे से बात किया जाएगा, और मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य जो है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर मैं अपने इस सेशन को, इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद आती होगी। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और एनसीईआरटी जो है आप लोगों को बेसिक नॉलेज एकदम क्लियर कर देगी। और लोग एनसीईआरटी के इतिहास को उठाया गया है, और एनसीईआरटी का जियोग्राफी जो है वो चल रही है, वहाँ पर देखेंगे कि सतीश सर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग भी उसको देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जब तक कोई भी पुस्तक को समझेंगे नहीं ना, तो वो पुस्तक जो है आप लोगों को एकदम नाम मात्र की समझ में आएगी। तो आप लोग पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए, और हर एक चीज़ को एकदम विधिवत तरीके से समझिए, और वहाँ पर जो अपनी नॉलेज को सुदृढ़ता प्रदान कीजिए। और जो ज्ञान है कभी भी वो खाली वहाँ पर वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को एकदम काम बनाएगा। तो आप लोगों को सफलता नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन आप लोगों को एक अच्छा इंसान तो ज़रूर ही बना देगा। तो आप लोग ज्ञान को इकट्ठा करिए, एकदम नॉलेज को बढ़ाइए, और वहाँ पर हर एक चीज़ समझने का प्रयास कीजिए। और भारतीय समाज को समझना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो वर्तमान समय का समाज है, जो पीछे का समाज है, और वर्तमान का निर्माण जो है आपका अतीत से ही होगा, और भविष्य का निर्माण जो है वर्तमान से होता है। ये आप लोग समझते ही हैं कि अतीत से ही आपका वर्तमान का निर्माण होगा, और वर्तमान से ही आप लोगों का भविष्य निर्माण होगा। तो आप लोग वर्तमान में जितना मेहनत करेंगे उतना ही जो ज़्यादा अच्छा जो आप लोगों का भविष्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी पसंद आती होगी, और एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करेंगे। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले लेक्चर में इसी तरह शानदार तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद।